एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट इट्स प्राइम फैक्टर। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, 140 को प्राइम फैक्टर के फॉर्मेट में ब्रेक करना है। क्या? तो फॉर्मेट में ब्रेक करना है तो क्या करेंगे हम, 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। पहले ले जाएंगे 2 से कितने मार्क में, 70 मार्क में, फिर 2 से 35 मार्क में। अब देखिए 2 के पहाड़ा में 35 नहीं आएगा तो किसे ले जाएंगे, 3 से भी। 3 के पहाड़ा में भी नहीं आएगा 35 तो हम ले जाएंगे 5 से, कितने मार्क में, 7 मार्क में। फिर अगला 7 भी प्राइम नंबर हो गया। तो जो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7। अब 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, 2 मल्टीप्लाई 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5 और मल्टीप्लाई में 7। इस तरह से इसे हम प्राइम फैक्टर के फॉर्मेट में ब्रेक करेंगे। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड की तरफ देख लेते हैं। सेकंड है 156। इसको प्राइम फैक्टर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो फर्स्ट में हमने किया था। 156 का एलसीएम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके। 2 से जाएगा कितने मात्रा में, 7 दूना 14 और 8 दूना 16। फिर 2 से 3 दूना 6, मतलब 3 2 जा 6 और 9 39। फिर 3 से 3 से जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तेरी का 9। अब किससे जाएगा, 13 से, 13 एकम 13, ये हो गया। 13 1 जा 13 हुआ। तो अब 156 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, वो आ जाएगा क्या, देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 13, यानी 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर कितना, 1 2, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 13। तो ये हमारे पास क्या हुआ, 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। तो इस तरह से 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकालेंगे। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। नंबर जो हमारा थर्ड है वो ये है, देखिए 3825। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं हम, कितना, 3825। लास्ट के यूनिट डिजिट में 5 है तो कंपल्सरी की 5 से ही जाएगा। 5 से 5 7 35 और 3 38, मतलब 5 6 30 और 5 25, ये हुआ। और फिर किससे जाएगा ये, फिर जाएगा 5 से, ले जाओ। 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15। तो ये आया। अब किससे जाएगा ये 5 से तो यहां पर चला गया। उसके बाद किससे जाएगा, देखिए 6 और 3 9, ये 3 से भी जाना चाहिए था, 3 से चल जाएगा। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। देखिए ये पहले हमें 3 से ही लेकर जाना चाहिए था, हमें ध्यान नहीं आया, हमने 5 के चक्कर में लेकर 5 से चला गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 3 से लेकर चलेगा तो अभी कितने मत में जाएगा, अब ये जाएगा हमारे पास किससे, 3 से और जाएगा कितने मत में, 17 मत में। फिर अब किससे जाएगा, 17 3 जा 51, अब जाएगा 17 से 1 मर्द में। तो 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया वो देख लो, कितना आया, 5 5 3 3 7। तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 17। यहां पर 3 को पहले कर देंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 17। तो 3825 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो ये आया हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 4 में क्या है, 5 0 0 और 5। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लेकर जाना है तो लिख देंगे। अब यहां पर देखो ये जाएगा किससे, 5 से जाएगा, क्योंकि यहां पर लास्ट का यूनिट डिजिट 5 है तो हम ले जाएगा 5 से, क्योंकि 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा ये। तो 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5। अब 1 0 0 1, अब कौन से नंबर से जाएगा कि कट जाए, तो देखिए लेकर जाएंगे इसे हम 7 से। देखो 7 1 जा 7, 7 एकम 7, बच्चा कितना 3 3 तो 7 चौक 28 और बच्चा 21 तो 17 का 21। अब किससे जाएगा, 7 से तो जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर 14 है और यहाँ पर 3 है तो नहीं जाएगा। तो 7 के बाद क्या लेकर जाएंगे हम, अब 9 से भी नहीं जाएगा तो अगला प्राइम नंबर है 11 11 11 1 जा 11 और 11 11 3 जा 33। अब अगला 13 से, तो ये होगा क्या 1। तो यहां पर प्राइम फैक्टर ऑफ
प्राइम फैक्टर ऑफ किसका 5005। क्या क्या आया प्राइम फैक्टर 5 7 11 13। तो यहां पर लिखेंगे 5 गुने 11 7 गुने 11 और इंटू 13। तो इसका प्राइम नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन ये आया कितने का 5000। 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई 13 आया प्राइम फैक्टराइजेशन। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है 5 नंबर। इसका क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे क्या है सवाल। यह 7 4 2 9 74 29। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे। सेम कॉन्सेप्ट और सेम क्वेश्चंस ऐसा ही है 7 4 2 9। अब देखो 7 4 2 9 यहां पर लास्ट में 9 है तो 9 किसी बच्चे को लगता है कि 3 से चल जाएगा बट अगर इसको जोड़ो तो ये तो 9 हो गया और ये भी 9 हो गया बट बच गया क्या 4। तो अगर सारे डिजिट का सम 3 से कट जा रहा है तब ये कटेगा 3 से बट ये और ये तो कट जा रहा है मतलब इसको ये 3 के टेबल में आएगा 9 7 और 2 को जोड़ दे वो भी 9 3 के टेबल में आएगा बट 4 नहीं आएगा तो 3 से इसे नहीं ले जाएंगे। इसका डायरेक्ट जो हमारे पास प्राइम नंबर से जाता जाएगा लेंगे कितना 17। देखिए 17 चौके 68 बचा कितना 2 6 और बचा 62। तो फिर 17 चौके 68 17 या 51 कितना था 62 था तो 62 में से 51 जाएगा तो बचेगा कितना 119। तो 17 7 19 से 17 7 19 से इतने मत में जाएगा। अब इससे जाएगा 19 से ले जाओ 19 के टेबल में कितने 19 दूना 38 19 दूना 38 और कितना बचा 19 या 57 23 फिर 23 के टेबल में 1 मर्थ में। तो 7429 का जो ऐसा नंबर है 7429 जिसका 3 ही प्राइम नंबर है जिसे एक आता है इसके अलावा कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो 7429 को काट पाए। तो यहां पर लिखेंगे क्या प्राइम फैक्टर ऑफ 7429 बराबर क्या होगा 17 मल्टीप्लाई 19 और मल्टीप्लाई 23। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जितने क्वेश्चन थे ये हमारे पास सारे इस तरह से 1 बाय 1 करके हम प्राइम नंबर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देंगे। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में उससे पहले हम कुछ फॉर्मूले बताएंगे जिसके थ्रू आपको इस्तेमाल करके उसको निकाल सकते हैं। हमारा जो सवाल नंबर सेकंड है सवाल नंबर सेकंड जो है आपका वो इस पर बेस्ड है। 2 नंबर हमारी तरफ गिवन होगा 2 नंबर दिया रहेगा उसका हमें क्या करना है एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है मतलब एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और हमें वेरीफाई करना है कि अगर दोनों नंबर का हम मल्टीप्लाई करें और उसके एचसीएफ और उसके एलसीएम को मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। तो सवाल नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करना चाहेंगे। फर्स्ट सवाल क्या है हमारा कि 26 एंड कितना 91 मतलब 26 और 91 का हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम और उसे वेरीफाई करना है। तो पहले इसका हम क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे। तो 26 मतलब 26 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन 26 का क्या होगा 13 और मल्टीप्लाई में 2 मतलब 2 गुणे 13 बराबर 26 आ गया। और 91 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकालेंगे तो 91 का क्या होगा ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कितना 2 मल्टीप्लाई 13 और कितना हो जाएगा ये नहीं होगा 2 तो होगा नहीं 13 मल्टीप्लाई 7 तो 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन 7 मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है एचसीएफ निकालना है इसका और निकालना है क्या एलसीएम। तो एचसीएफ निकालने के लिए जो दोनों में कॉमन होगा वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। जैसे 13 कॉमन है तो 13 हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो गया। और वहीं अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम के केस में करते क्या है जो नंबर कॉमन है वो तो एक बार आएगा मतलब 13 दोनों में 13 देखो दोनों में है तो एक बार 13 लिखेंगे और लिखेंगे 7 और लिखेंगे कितना 2। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे जैसे मान लो कितना एलसीएम हमने निकाल दिया तो एलसीएम के लिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 93 91 गुणे 2 182 आएगा। तो जो हमारे पास एलसीएम निकल कर आया एलसीएम कितना आया 182।
इतना काम हमारा हो गया। अब हम इसे वेरिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? वेरीफाई। क्या करेंगे? वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में हमें यह बताना है कि अगर जो दो नंबर हमारे पास दिए थे, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करें और उसके एचसीएफ और उसके एलसीएम का मल्टीप्लाई करें तो दोनों तरफ वैल्यू सेम आना चाहिए। तो करके हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम की वैल्यू और उसके वेरिफिकेशन दोनों नंबर की वैल्यू सेम आएगी तो हमारा कैलकुलेशन सही है। तो हम क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। तो वेरिफिकेशन के लिए फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर बराबर में होता है एलसीएम और होता है एचसीएफ। ये फर्स्ट नंबर क्या है? 13। सेकंड नंबर क्या है? 91 बराबर एलसीएम कितना है हमारे पास? 182 मतलब 182। एचसीएफ कितना है? 13 है। तो इनका मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए यहीं पर कर देते हैं हम 91 का मल्टीप्लाई 13 से। 3 1 जा 3 और 27, ये 1 और कितना हुआ? 9। तो कितना हुआ? ये 3 और ये 8 और कितना हुआ? 11। 11 से कितना हुआ? 83। 13 का मल्टीप्लाई 19 1 से करेंगे तो क्या होगा? 91 26 है, यहाँ पर 19 गलत हो गया। यहाँ पर 91 का मल्टीप्लाई 26 से करना है। तो 6 कम 6 9 छक 54 का 4, इसे मिटा दो। यहाँ पे 2 एकम 2 और 9 2 जा 18 18। 6 का 6 4 2 6 8 5 13 का 3 और 1 1 2, कितना आया? 2366। इसका मल्टीप्लाई आ गया कितना? 2 3 6 6। अब हमें ये देखना है कि 182 का मल्टीप्लाई 13 से करें तो क्या सेम आ रहा है? देख लेते हैं। 182 का मल्टीप्लाई 13 से। 3 2 जा 6 और 3 का 24 का 4 2 3 और 2 5 2 1 जा 2 8 1 जा 8 और 1 1 जा 1। ये 6 और 6 8 5 13 का 3 1 और 1 2, कितना? 2366। क्या दोनों तरफ जो वैल्यू हमारे पास आई देखो तो दोनों तरफ सेम आई, 2366 2366। तो हमारे पास वेरिफिकेशन हो गया। ये आपका ये नोट नहीं करना है आपको। आपको ये चीजें नोट नहीं करनी, आपको ये वेरीफाई करके ये चेक कर लेना है। और अगर हमारे पास दोनों तरफ सेम आती है, सेम आनी चाहिए, तो हमारे पास देखो वेरिफिकेशन में ये सेम आ गया। जो वेरिफिकेशन में सेम आ गया तो हमारा जो मेथड निकालने का है, मतलब हमारा एलसीएम भी सही है और एचसीएफ भी सही है। तो इस तरह से हमें इस नंबरों का क्या करना है? वेरिफिकेशन भी करना है कि दोनों नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करें और उसके एचसीएफ का मल्टीप्लाई करें, उसके एलसीएम का मल्टीप्लाई करें तो वो दोनों वैल्यू आपस में बराबर आनी चाहिए। ये हो गया फर्स्ट। अब हम देखते हैं सवाल नंबर सेकेंड क्या है। ये है हमारे पास 510 एंड 92। ठीक, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। तो 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 23, मतलब देखो 2 दूनी का 4 और 23 चौके 92, ये आ गया। 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये रहा। 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं निकालने आए तो इस तरह से कर लीजिए। 510 का 2 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा? 2 दूनी का 4, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, फिर 5 से 55 25 और 5 एकम 5, फिर किससे? 3 से 17 3 51 और फिर 17 से, तो कितना आया? 10 30 17 3 51। तो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 17, ये आया। ठीक है, यहां तक आ गया। अगला काम हमारा निकालने के बाद एचसीएफ है और क्या है? एलसीएम है। एलसीएम है। एचसीएफ के लिए मैंने ये बताई थी आपको क्या कि हम वो चीजें करेंगे। थोड़ा सा इसे हम आगे सिंप्लीफाई करें तो 2 की पावर 2, इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई में 23। इसे तो सेम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई
3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। हमें निकालना है क्या, HCF। HCF निकालने के लिए एक चीज देखिए, इसमें 2 की पावर 2 है और इसमें क्या है 2 की पावर 1 ही है। तो HCF निकालने के लिए जो पावर छोटा होता है, जैसे 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 1 है, तो हम 2 की पावर 1 वाला लेंगे, पावर छोटा वाला लेंगे, तो इसका HCF क्या होगा 2। ठीक होगा HCF। एलसीएम निकालने के लिए हम बड़े पावर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब यहां पर 2 की पावर 2 है तो ये वाले वैल्यू को लेंगे, मतलब 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, आगे में 23 तो इसमें नहीं है तो आएगा, ये भी आएगा, उसके अलावा 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 17 भी आएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 और मल्टीप्लाई 23 ये भी आएगा, ध्यान देना। तो एलसीएम निकल कर आएगा हमारे पास इसका 2 का पावर ये 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 और मल्टीप्लाई 23। अब देखिए 4 12 12 25 60, इसका एलसीएम कितना हुआ मल्टीप्लाई 60। अब इसका निकाल देते हैं कि किससे का 23 का मल्टीप्लाई 17 से, तो 17 का 21 ऐसे निकालो, 17 51 का 1 बचा 5, 17 दूना 34 और 5 39, ये यानी सीधे अगर हमें यहां से इसका एलसीएम चाहिए तो हमें इसका मल्टीप्लिकेशन चाहिए, इसका मतलब क्या 391 का मल्टीप्लाई 60 से 0 0 0 6 9 छक 54 का 4 5 18 और 5 23, ये 0 6 4 2 3 और ये 2, 23,460। ये कितना आया 23,460 ये आया, यानी इसका एलसीएम हमारे पास आ गया 23,460 एलसीएम निकल कर आ गया, और एचसीएफ निकल कर आ गया क्या 2। एचसीएफ और एलसीएम निकल जाए उसके बाद का प्रोसेस हमारा क्या है, उसके बाद का प्रोसेस है किसका, उसके बाद का प्रोसेस किसका है बताइए आप भी, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया। अगला प्रोसेस हमारा ये है कि हम एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई उनके दोनों नंबर से करके चेक करें कि दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वेरिफिकेशन के लिए अगर हम यहां पर क्या करें, वेरिफिकेशन करें, वेरिफिकेशन तो क्या करेंगे वेरिफिकेशन में, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बराबर में एलसीएम और एचसीएफ, यही करेंगे हम। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर क्या है 510, दूसरा 92, तो रख लो 510 गुणे 92 बराबर एलसीएम 23,460 और एचसीएफ 2। इसका मल्टीप्लाई देखते हैं किसका, 510 का 92 से कितना आ रहा है, ये 0 ये 2 और ये 10, 9 1 जा 0 9 1 जा 9 और 9 5 45, तो 0 2 9 6 4 46,920 कितना आ रहा है इसका 46,920। 23,460 का देखते हैं मल्टीप्लाई करो, देखिए 0 1 जा 0, ये 6 2 जा 12 का 2 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, देखो 46,920 46,920, ये दोनों तरफ क्या हो गया सेम आ गया, मतलब एलएचएस और आरएचएस हमारे पास बराबर आ गया। तो वेरिफिकेशन भी हो गया कि दोनों तरफ एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन करें और उनके दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करें तो दोनों आपस में सेम आने चाहिए, तो यहां हमारे पास सेम आ गया, तो क्या हो गया सही हो गया। आगे का सवाल देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए जो मेथड का इस्तेमाल हमने पहले वाले क्वेश्चनों में किया था, इस क्वेश्चन में भी हम वही मेथड का इस्तेमाल करेंगे। हमें निकालना है एचसीएफ और निकालना है एलसीएम। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या कीजिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, जैसे मान लीजिए 336 मतलब 336 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम
तो पहले यहां पर हम क्या करेंगे, इसे प्राइम फैक्टर के फॉर्मेट में निकाल लेंगे। देखिए इसे 2 से ले जाइए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। फिर 2 से ये कितने मर्त में जाएगा, 8 मर्त में, और ये 4 मर्त में। फिर 2 से ये 4 मर्त में, ये 2 मर्त में। फिर 2 से ये 2 मर्त में और ये 1 मर्त में। अब किससे जाएगा, 3 से 7 मर्त में, और ये 7 से 1 मर्त में जाएगा। यानी जब हम 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4। ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 7। यानी अगर यहां पर बात करें तो 336 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा वो आएगा 2 की पावर 4 और मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई में 7 आएगा। एक इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। दूसरे का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो 54 का, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 के पावर 3 और मल्टीप्लाई में 2। मतलब 3 के पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 27। 27 का मल्टीप्लाई 2 से कीजिए तो 54 आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या होता है, इसमें निकालना होता है एचसीएफ और दूसरा निकालना होता है एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम निकालना होता है। एचसीएफ के लिए मैंने एक चीज ये बताई थी कि पहले दोनों में हम कॉमन चेक करते हैं कि दोनों में कॉमन डिजिट कौन है। तो इसमें कॉमन डिजिट 3 है और इसमें भी 3 है और 2 है और यहां पर भी 2 है। तो एचसीएफ जब निकालना होता है तो हम पावर जिसका कम होता है, मतलब जो डिजिट कॉमन है और उसका पावर सबसे कम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 4 है, तो एचसीएफ के लिए कम वाला पावर लेंगे, मतलब लेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 है और 3 की पावर 1 है, तो पावर कम वाला लेंगे कब, जब एचसीएफ निकालना होगा। तो इसमें लेंगे क्या, 3। एचसीएफ कितना आ गया, 6। एलसीएम निकालने के लिए जब हम देखते हैं तो जो कॉमन पावर होता है उसमें हाईएस्ट वाला पावर देखते हैं। जैसे 3 की पावर 3 है, सबसे ज्यादा है, तो 3 की पावर 3 वाला लेंगे। 2 की पावर 4 वाला पार्ट लेंगे यहां पर और मल्टीप्लाई, इसके अलावा 7 भी आएगा। ठीक, तो एचसीएफ तो हमारे पास क्या निकल कर आ गया, 6 आ गया। बट अब निकालने की बारी आती है किसकी, एलसीएम की। तो देखिए जब हम यहां से निकालेंगे एलसीएम तो क्या होगा, 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा, ये 27 और ये कितना होगा 16 और मल्टीप्लाई 7। तो 7 बलोत्रा से 112 का मल्टीप्लाई जब हम 27 से करेंगे 7 से तो कितना आएगा, 7 2 जा 14 का 4 1, 7 और 1 8 और 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। 2 से करो 2 दूनी का 4 और 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, कितना आया 4 8 4 12 का 2, 7 2 9 और 1 10 और 30, कितना आया 324। मतलब ये कितना हो गया 203024। अब जब हमने एलसीएम निकाल लिया और जब हमने एचसीएफ निकाल लिया तो इसका वेरिफिकेशन भी जरूरी है, तभी तो हमें पता चल पाएगा। क्वेश्चन में ये भी कहा है कि आपको प्रूफ करना है, ये बताना है कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर में होता है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, वेरिफिकेशन कर देंगे इस क्वेश्चन का। क्या करेंगे, वेरिफिकेशन। तो लिखिए वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर और मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम और मल्टीप्लाई में एचसीएफ, ये होगा। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर क्या है, देख लो यहां पर फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, फर्स्ट नंबर 336 है तो 336 मल्टीप्लाई, सेकंड नंबर क्या है 54। ये किसके बराबर में आना चाहिए, एलसीएम के। एलसीएम मतलब 324 और मल्टीप्लाई 6। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं तो 6 चौका 24 का 4, 12 और 2 14 का 4 और कितना बचा 1 और 6 18, मतलब 18,144। अब इसका भी मल्टीप्लाई जब 54 से करेंगे तो इतना ही आना चाहिए। तो कर लेते हैं आपके सामने, 336 का मल्टीप्लाई 54 से, तो 6 4 जा 24, 12 और 2 14 का 4, 1 12 और 1 13, ये 6 25 कितना हो जाएगा, 30 का 0 बच्चा 3, 15 और 3 कितना होगा 18 और 15 और 1 16, ये हुआ। कर लो, ये कितना हुआ 4, ये भी 4, 8 3 11 का 1, 6 7 और 1 8 और 1 18,144 और यहां पर भी क्या गया 18,144।
देखिए क्या हमारे पास एलएचएस और जो आरएचएस की वैल्यू है वो दोनों तरफ वैल्यू सेम है क्या? है। एलएचएस में भी हमारे पास 18,144 आया है और आरएचएस में भी 18,144 आया है। जब दोनों तरफ एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू सेम आती है इसका मतलब कि हमारा जो वेरिफिकेशन है वो वेरिफिकेशन सही है। तो इस तरह से हम इस सवाल को करेंगे। अभी तक हमने दो क्वेश्चनों को दो डिजिट हमारे पास हुआ करता था, मतलब एक छोटा डिजिट और एक बड़ा डिजिट। बट अगला सवाल जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करना है और एचसीएफ और एलसीएम निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम तो क्या है, देखिए 12, 15 और 21 हमारे पास 12, 15 एंड 21 है। तो पहले क्या करेंगे हम 12 का लेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 3, 2 दूनी का 4, 4 तिये 12। 15 का 3 मल्टीप्लाई में 5, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। 21 का हो जाएगा 3 और मल्टीप्लाई में 7। अब निकालना हमें एचसीएफ और निकालना है क्या एलसीएम। तो यहां पर निकालिए आप क्या एचसीएफ और निकालेंगे हम क्या एलसीएम। तो एचसीएफ के लिए मैंने एक चीज बताई थी आपको कि सब में कॉमन देखो, कॉमन क्या इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो एचसीएफ क्या होगा 3। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इसको हम अगर एक्सपोनेंशियल का फॉर्मेट में लिखे तो 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 3, और ये तो आइजेटिज है और ये भी आइजेटिज है। जब एलसीएम की बारी आती है तो एलसीएम वाले में देखते हैं हम क्या कि जो कॉमन हमारे पास पार्ट है तीनों में, कॉमन वाला पार्ट तो लेंगे ही लेंगे, मतलब 3 आएगा ही आएगा। 3 के अलावा क्या आएगा 2 की पावर 2 आएगा, इसके अलावा और क्या आएगा 5 भी आएगा जो इसमें है, 7 भी आएगा। तो इसका एलसीएम क्या निकल कर आएगा, देखिए ये 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, 4 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7, तो ये कितना होगा 12 और 7 बच्चे 35, मतलब 35 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे। 12 5 जा 60 का 6 बचा 6, ये 60 का 0 बचा 6 और 12 3 जा 36 और 6 42। कितना आ गया एलसीएम इसका 600 420। यानी अगर हमारे पास इस तरह के 3 डिजिट दिए हुए हैं तो हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद इसका एचसीएफ निकालना है और इसका एलसीएम निकालना है। अप्लाई कौन सी मेथड करनी है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करना है। तो ये मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में 17, 23 और 29, मतलब है 17, 23 और 29, 19, 29। इसका 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन 1 मल्टीप्लाई में 17 आएगा। 23 का प्राइम फैक्टराइजेशन 1 मल्टीप्लाई में 23 आएगा। 29 का प्राइम फैक्टराइजेशन 1 मल्टीप्लाई में 29 आएगा। जब प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकाल लेंगे तो हमें निकालना होगा क्या एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में एचसीएफ हमें गिवन है, जैसे दो नंबर है 306 एंड 657। इसका जो एचसीएफ वो गिवन है हमारे पास 9, और इसमें हमें बताना है कि एलसीएम क्या है। हमने तुरंत अभी कुछ मिनट पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी हमारे पास अगर कोई नंबर दिया हुआ है, इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा उसके एचसीएफ और उसके एलसीएम के बराबर में होता है। हमने ये पढ़ा था अभी। तो अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर कौन कौन सा दे रखा है 306 एंड 657 बराबर, हमें इसका एलसीएम निकालना है। एचसीएफ गिवन कितना है 9, और हमें फाइंड क्या करना है एलसीएम निकालना है एलसीएम।
अब ये एक चीज देखिए कि जो 9 है 9 मल्टीप्लाई में एलसीएम के साथ हमें एलसीएम निकालना है, तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, मतलब 306 मल्टीप्लाई 6 5 7 और इसके ऊपर में 9 और बराबर में आएगा क्या एलसीएम, ये आएगा। 9 से डिवाइड कीजिए, 9 3 जा 27 और 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, तो क्या आया 34 मल्टीप्लाई 6 5 7, तो यहां से निकल कर आएगा हमारे पास क्या एलसीएम। इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, इसका मल्टीप्लाई 6 5 7 का मल्टीप्लाई 34 से, तो क्या हो जाएगा 7 का 28 का 8 बचा 2, 20 और 2 22 1, 20 और 2 22 का 2 बचा 2 और 6 का 24 और 2 कितना होगा 26, 17 का 21 का 1 मतलब 7 3 जा 21, 15 और 2 17 का 7 बचा 1, 18 और 1 19, कितना हुआ 8, ये 3, 13 का 3, 11 और 1 12 और 1 2, 22,338, तो कितना हो जाएगा 22338। तो जो इस नंबर का हमारे पास एलसीएम निकल कर आया वो एलसीएम क्या हुआ, ये हुआ। मतलब अगर हमारे पास कोई दो नंबर गिवन हो और उसका एलसीएम भी गिवन हो, अगर एचसीएफ पूछ दे हमसे, तो हम क्या करेंगे इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, यानी फर्स्ट नंबर और मल्टीप्लाई सेकंड नंबर बराबर में एचसीएफ और इनटू एलसीएम निकाल सकते हैं वहां से। अगर हमारे पास इसी नंबर का गिवन होता कि आपके पास एलसीएम ये है, तो आप मुझे बताइए कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो फिर भी इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल होता। जो इस बार के क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चन इसी तरह के आए थे कि जो एलसीएम था एचसीएफ था, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो क्वेश्चन को मॉडिफाई करके दिया हुआ था, तो इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे और वहां से उस चीज को फाइंड कर देंगे। आई होप ये सवाल समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा, वो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है क्या, ये क्वेश्चन जो था हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 था, सवाल नंबर 4 था। चलते हम सवाल नंबर अपने 5 की तरफ। ये कह रखा है कि 6 की पावर n जो है वो कैन नॉट एंड विथ 0, मतलब 0 पर ये समाप्त नहीं हो सकती, एंड विथ 0, ये 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होंगी। इसका रीजन क्या है, देखिए अगर हम क्या करें, n एक नेचुरल नंबर है तो n की जगह पर हम ले सकते हैं 1 2 3 4 5 ले सकते हैं। अगर कोई भी नंबर 0 पर समाप्त होता है, इसका मतलब क्या है, पहले मीनिंग समझिए इसकी। ये कहना चाहता है कि 6 की पावर अगर n ले, मतलब n की जगह पे अगर 1 पुट करे, 2 पुट करे, 3 पुट करे, 4 पुट करे, 5 पुट करे, तो ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होती है। इसका रीजन बताइए। तो देखिए अगर मान लीजिए कोई भी नंबर है जिसका लास्ट इवनिट डिजिट पर 0 आता है, इसका मतलब क्या है कि इसमें दो कॉमन फैक्टर हमारे पास जरूर आएगा, एक 2 और दूसरा क्या 5, मतलब 2 और 5 का इन्वॉल्व होना जरूरी है। अगर कोई भी नंबर ऐसा है, कोई भी ऐसे एक डिजिट है जिसके लास्ट यूनिट डिजिट पर 0 आ रहा है, अगर मैं बात करता हूं 20 की, तो 20 में भी 0 आने के पीछे रीजन है कि 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई क्या है 5, मतलब देखिए तो 2 और 5 इसके फैक्टर में आया है कि नहीं आया है, आया है। बट अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो मान लीजिए 6 की पावर n है, ये मैंने n के जगह पर 1 लिया, तो हम इसको ऐसे भी लिखेंगे 6 की पावर n के जगह पर क्या था 1, तो मैंने n के जगह पे 1 पुट किया तो 6 की पावर 1 हुआ। इसका फैक्टर क्या आया हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 2 आया। अगर इसी 6 की पावर n को मैं n के बराबर में क्या लूं 2 लूं, क्योंकि n हमारे पास कह रखा है कि नेचुरल नंबर है, तो n नेचुरल नंबर है। अगर मैं 6 की पावर 2 पुट करता हूं, इसका मतलब क्या कि 6 की पावर 2 मतलब 6 और मल्टीप्लाई 6। जब एक 6 का फैक्टर 3,2 आया था, तो दो 6 का फैक्टर 3,2 और 3,2 आ सकता है, यहां पर। एक और देख लेते हैं, मान लीजिए हमने 6 की पावर n के जगह पर मैंने अगला नंबर लिया 3, तो मैं अगर इसे लिखूंगा 6 की पावर 3, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग ये हुआ कि 6 3 बार आपस में, मतलब 6 मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई 6। अगर एक 6 का जो फैक्टर है, फैक्टर का मतलब मल्टीपल है 3 2, तो 3 का क्या होगा, वही होगा 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2 और 3 मल्टीप्लाई 2 होगा।
तो मुझे एक बात बताइए कि अगर 6 की पावर अगर हम n लेते हैं, मतलब n बार ले, 100 बार ले, 200 बार ले, तो क्या ये कभी भी इसके फैक्टर में 5 आ रहा है क्या? क्या 5 और 2 आ रहा है क्या इसमें? अगर कोई भी नंबर का जो लास्ट डिजिट है 0 पर वो खत्म होता है, इसका मतलब कि उसके अंदर 2 कॉमन फैक्टर जरूर आ रहा है। मल्टीपल में 5 आना जरूरी है, बट 6 के मल्टीपल में कहीं पर भी 5 हमारे पास नहीं आ रहा है। यही रीजन है कि 6 की पावर n जो है वो 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगी। यही रीजन है। तो इसको लिखेंगे कैसे? हम लिख देते हैं 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ 0 because any number end with 0 it must two common factor factor 2 and 5, मतलब कि कोई भी नंबर अगर 0 पर एंड करेगा, इसका मतलब कि उसके 2 कॉमन फैक्टर जरूर आने चाहिए, वो 2 और 5 होना चाहिए। बट द कॉमन फैक्टर ऑफ 6 is end with 2 and 3, so it is not possible। अगर कोई भी नंबर लास्ट यूनिट डिजिट पर 0 आता है, इसका मतलब उसके 2 कॉमन फैक्टर या 2 मल्टीपल जरूर हैं, 2 और 5। लेकिन जो 6 एक ऐसा नंबर है जिसके सिर्फ 2 ही कॉमन फैक्टर हो रहे हैं, वो हो रहा है 2 और 3 हो रहा है, वहां पर 5 नहीं आ रहा है। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि 6 के पावर जब n हम लेंगे तो वो 0 पर समाप्त हो जाएगा। आई होप कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, आपको ये चीजें समझ में आई होगी। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, करके जाना। मिलते हैं आगे के कॉन्सेप्ट में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस का 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 एक कंपोजिट नंबर है। कैसे, हमें ये बताना है। देखिए जो कंपोजिट नंबर होता है, कंपोजिट नंबर पेयर में कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए हमने लिया 4 और हमने लिया क्या 6। अभी जो 6 और 4 के नंबर का जो पेयर होगा वो कंपोजिट होगा कि नहीं होगा, वो इन बातों पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर 4 लेता हूं तो 4 का कॉमन फैक्टर क्या आता है 2 और आएगा क्या 4 और आएगा क्या 1। और 6 का भी अगर हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो मान लीजिए ये 1 आएगा, मतलब 1 से भी कटेगा 6, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। मतलब कोई भी दो नंबर का जो पेयर है, अगर उसकी मोर देन, ध्यान देना मैं क्या कहना चाहता हूं कि कोई भी 2 नंबर का पेयर जिसके मोर देन 2 कॉमन फैक्टर हो, क्या 2 कॉमन फैक्टर हो, मतलब कि 2 से अधिक नंबर से अगर वो नंबर कटता है तो वो कहलाता है कंपोजिट नंबर। क्या कंपोजिट नंबर। किसी भी 2 नंबर का पेयर जिसके एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर हो, मतलब 2 से ज्यादा कॉमन फैक्टर हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी 2 नंबर का 2 से ज्यादा कॉमन फैक्टर है तो वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो सेम हमारे पास करना क्या है, हम एक नंबर को लेकर के चलते इस वाले को। तो देखते हैं ये वाला नंबर हमारे पास क्या है। ये हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 और प्लस का क्या है 13। अगर मैं इसमें से 13 कॉमन कर लूं, मतलब 13 को कॉमन करता हूं तो बचेगा क्या 7 मल्टीप्लाई 11, 13 तो बाहर कॉमन हो गया तो बचेगा क्या 1 और प्लस का इस 13 की जगह पे 1 बचेगा। तो देखिए ये हुआ 13, 7 का मल्टीप्लाई 11 से तो 77 और प्लस का 1 तो कितना हुआ
13 मल्टीप्लाई में 78। अच्छा एक चीज बात बताइए, मैंने अगर इसका मल्टीप्लाई किया तो मैंने ए एज्यूम किया कि एक नंबर यहां पर आया एन, ए नंबर आया। अब 78 का अगर हम कॉमन फैक्टर निकाले, फैक्टर निकाले इसका, तो ये किससे जाएगा, ये 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 3 से, क्योंकि 8 7 15 हो जा रहा है, और 15 3 से कट जाएगा। इसका मतलब कि इस नंबर का फैक्टर कौन कौन सा है, एक तो 2 है, दूसरा 3 है, और तीसरा क्या है, 13 है कि नहीं? क्या आप मेरी बात यहां तक समझ पा रहे हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 78 का मल्टीप्लाई मैं 13 से करूं, 13 से, तो कोई एक नंबर आएगा जिसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, और 13 भी होगा, 13 भी होगा। मतलब उस नंबर को 2 भी काट सकती है, 3 भी काट सकता है, और 13 भी काट सकता है। तो क्या इसका कॉमन फैक्टर है जो 2 से ज्यादा है? ये तो कंफर्म हो गया एक नंबर के लिए। अब हम अपने चलते हैं सेकंड वाले नंबर पर। तो जब हम सेकंड वाले नंबर पे चलेंगे तो सेकंड वाला नंबर हमारे पास क्या था, ध्यान देना आप एक बार। सेकंड वाला नंबर है 7 6 5 4 3 2 और प्लस का 5। इन सारे चीजों में देखो क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। तो मैंने क्या किया, 5 को बाहर कर लिया, तो बचेगा 7 मल्टीप्लाई 6, और इस 5 की जगह पर 5 कॉमन हो गया तो बचा 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 और 2 और प्लस का 1 हुआ। ठीक है, 5 हमारे पास बाहर कॉमन है, इसका मल्टीप्लाई 7 42 42 मल्टीप्लाई 12 और दूना 24 24 और प्लस का 1। इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम कितना आ रहा है, मतलब 24 का मल्टीप्लाई 42 से करें तो क्या होगा, 4 दूना 8 और 4, फिर 4 चौका 16, 1 और 1 9, कितना हुआ, ये हुआ 8 10 का 0 9 1 10 1008। मतलब इसका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा 5 1008 1008 और प्लस का 1, ये आया। मतलब एक चीज समझिए यहां पर मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे, 5 इनको जब ऐड करेंगे तो ये 1009 आएगा, 109 आएगा, आएगा ना। इसका मतलब मल्टीप्लाई कर लो इसको पहले, तो कितना हो जाएगा 5 0 और 4 5 5045 आएगा। अब मुझे एक बात बताइए कि 5045 को 5 भी काट सकता है, 1009 भी काट सकता है, इसके अलावा भी एक कोई नंबर्स होगा 1 भी काट सकता है, इसे काट सकता है। तो क्या इस भी नंबर का जो कॉमन फैक्टर, ये मोर देन 2 कॉमन फैक्टर है कि नहीं है? मतलब कि 2 से ज्यादा नंबर हैं जो इस नंबर को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो मैंने अभी तुरंत बताया था कि कंपोजिट नंबर तभी कहलाएगा जिसके एक से ज्यादा, मतलब 2 से ज्यादा कॉमन फैक्टर आएंगे तो वो कंपोजिट नंबर के अंदर कंसीडर किया जाएगा। तो क्या हमारे पास जो ये नंबर और ये नंबर है, क्या इनके मोर देन 2 कॉमन फैक्टर है? तो जब एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर है, इसका भी एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर है, इसका भी एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब क्या कि ये दोनों कंपोजिट नंबर है। क्या है? कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर। हम इसको लिख देंगे क्या, प्रूफ। हमने प्रूफ कर दिया कि अगर किसी भी 2 नंबर का पेयर ऐसा हो जिसका कॉमन फैक्टर मोर देन 2 हो, मतलब 2 से ज्यादा नंबर से कटता हो, तो वो नंबर जो कंसीडर होता है वो कंपोजिट नंबर के अंदर कंसीडर किया जाता है। तो ये ऐसे ही नंबर का पेयर था जिसके 2 से ज्यादा कॉमन फैक्टर थे, तो हमने इसे कंपोजिट नंबर घोषित कर दिया। आई होप ये कॉम्प्लिकेटेड जो कॉन्सेप्ट था आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में आगे के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। इस तरह का है कि एक सर्कुलर पार्क है, देखिए ये ऐसे सवाल है कि एक सर्कुलर पार्क है, इस सर्कुलर पार्क पर किसी एक ही पॉइंट से, मान लो यहां से 2 लड़के दौड़ना स्टार्ट करते हैं। एक का नाम है आपके पास क्या, सोनिया, और एक का नाम है रवि। तो जो सोनिया है, सोनिया यहां से चलना स्टार्ट करती है, और चलने के बाद ये टोटल एक राउंड को घूमने में टोटल 18 मिनट लेती है। कितना लेती है? सोनिया लेती है 18 मिनट। ठीक है, और इसी जगह से एक हमारे भाई साहब है रवि, जिनका नाम है रवि। रवि भी यहीं से चलना स्टार्ट करता है इसी पॉइंट पर।
इस पॉइंट पर चलना स्टार्ट करते हैं, बट ये लेता है कितना, जो रवि है, रवि उसी ट्रैक को चलने में लेता है 18 मिनट। कितना, 18 मिनट का समय लेता है। तो हमारे सवाल में ये पूछा है कि हाउ सपोज द बोथ स्टार्टेड द सेम पॉइंट ऑन दैट सेम टाइम। तो ये कितने समय बाद आपस में मिलेंगे। तो देखिए अगर इस तरह का सवाल आए कि ये लेता है कितना, ये 18 मिनट लेती है, ये 12 मिनट लेता है, सॉरी ये 12 मिनट है, इस तरह का सवाल है। अब सवाल में ये पूछा हुआ है कि ये दोनों आपस में कब मिलेंगे, तो कुछ मत कीजिए, 18 का कॉमन फैक्टर निकालिए। तो देखिए 3 के पावर 2 और मल्टीप्लाई 2, 3 का 9, दूना 18, और 12 का कॉमन फैक्टर 2 के पावर 2 और मल्टीप्लाई में क्या होगा 3। हमें निकालना है इसका एलसीएम। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल कीजिए और एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ निकालने के लिए पावर सबसे बड़ा देखते हैं, तो 3 के पावर 2 है, तो बड़ा वाला लेंगे, मतलब 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई 2 का पावर बड़ा वाला, तो 2 के पावर 2, 3 का पावर 2 का मतलब 9, 2 के पावर 2 का मतलब 4, तो 9 चौका 36। तो 36 मिनट बाद, मतलब 36 मिनट जब बीत जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट से, जहां से रवि और जहां से सोनिया एक ही समय से एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट की थी, तो 36 मिनट के बाद दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। क्या आपको ये बातें समझ आई कि कब रवि और कब सोनिया आपस में मिल पाएंगे? 36 मिनट के बाद। अगर 8 बजे चलते हैं तो 8:36 में रवि और सोनिया आपस में मिल जाएंगे। 10 बजे चलते हैं तो 10:36 पर रवि और सोनिया एक दूसरे को मिल जाएंगे। 2 बजे चलते हैं तो 2:36 पर रवि और सोनिया आपस में मिल जाएंगे। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चनों के साथ, आगे के कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास भेज दें ताकि वो भी इस चीज को जान पाए और सीख पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमें इस सवाल में ये बताना है कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। अगर सिंपल से लैंग्वेज में समझिए तो हमें अपने ही चीजों को गलत प्रूफ करना है। इसमें कैसे करेंगे, तरीका देखते हैं इसका। सबसे पहले क्या करेंगे, हम √5 को एक रेशनल नंबर के रूप में क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो अब यहां पर लेट करते हैं कि लेट √5 इज रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर है। जब हम √5 को रेशनल नंबर अगर लेट कर लेते हैं तो आपको भी पता है कि जो √5 होता है, मतलब रेशनल नंबर को हम कैसे लिखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन में q के फॉर्मेट में। अगर कोई भी नंबर रेशनल है इसका मतलब कि p अपॉन में q के फॉर्मेट में होगा। एक कंडीशन यहां पर ये होता है कि q जो होगी वो 0 के बराबर में कभी नहीं हो सकती। अगर q 0 के बराबर में होगी तो ये जो होगा ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। इसके बाद हम लिखते हैं क्या है, वेयर, मतलब जहां पर p और q क्या है, मान लीजिए p और q का फॉर्मेट जो है p अपॉन में q के फॉर्मेट में होगा तो ये नंबर रेशनल कहलाएगी। एक कंडीशन है कि q 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए, बट p और q क्या है, तो वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर। क्या, को प्राइम नंबर। जो pq है वो को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर क्या होता है उसको अच्छे से एक बार समझ लेते हैं हम। देखिए कोई भी नंबर, दो नंबर, जैसे मान लीजिए कि 2 और वह 4, अगर 2 और 4 का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा ज्यादा कॉमन फैक्टर है तो वो को प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। जैसे अगर 2 की फैक्टर की बात करते हैं तो 2 का फैक्टर 1 होगा और क्या होगा, 2 होगा। 4 की फैक्टर की बात करते हैं तो 4 का फैक्टर जो होगा वो 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। मतलब कि जो 2 और 4 है ये को प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि इनके 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं, मतलब 2 से ज्यादा संख्याएं इन दोनों नंबर को काट रही है, इसलिए को प्राइम नहीं कहलाएगा। तो को प्राइम कौन कहलाता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिया 5 और लिया क्या 7, अगर 5 का फैक्टर निकालेंगे तो 5 कॉमा क्या होगा 1, 7 का कॉमन फैक्टर लेंगे, मतलब फैक्टर करेंगे हम इसका तो क्या होगा 1,7, मतलब दो नंबर का पेयर जिसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो एचसीएफ हो, क्या हो, एचसीएफ सिर्फ 1 हो, 1 के अलावा कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं हो जिसे ये दोनों नंबर क्या हो सकती हो, कट सकती हो। ध्यान देना मैं क्या कहना चाहता हूं, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, मतलब 1 के अलावा उस संख्या को कोई नंबर नहीं काट सकती है।
जैसे 5 की बात करते हैं तो 5 को 5 काटेगा और 1 काटेगा, 7 को 7 काटेगा या 1 काटेगा, मतलब दोनों के बीच में वो कौन सा नंबर है जो दोनों को काट देगी, तो 1 है। मतलब 1 के अलावा ऐसी कोई दो नंबर नहीं है जो दोनों को काट सकती है, तो उसे बोलेंगे हम कोप्राइम नंबर। आई होप कोप्राइम समझ आ गया होगा। अब आगे का स्टेप हम देखते हैं। तो जब यहां पर P अपन में Q के फॉर्मेट हो गया तो हमें इसके अगला स्टेप जो है इसको स्क्वायरिंग करते हैं। क्या? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। देखिए जब स्क्वायर करेंगे तो हमने लिया क्या, √5 का होल स्क्वायर बराबर P अपॉन में Q का होल स्क्वायर। तो √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट से क्या होगा, स्क्वायर से रूट खत्म, तो बचेगा 5 बराबर में P स्क्वायर अपॉन में Q स्क्वायर। इसके अपॉन में अगर 1 ले ले तो इसका मल्टीप्लाई से और इसका मल्टीप्लाई से, तो Q का मल्टीप्लाई जब इसे करेंगे तो 5Q स्क्वायर बराबर में क्या होगा, P स्क्वायर। Q स्क्वायर अगर हम यहां से निकाल दे तो हम क्या लिख सकते हैं, P स्क्वायर अपॉन में 5। अब इनकी मीनिंग को आपको समझना है। अगर ये चीज आप समझ गए, मतलब इसकी मीनिंग को आप समझ गए, तो आपको ये इरेशनल प्रूफ करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि P स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब ऐसे समझिए आप कि अगर हम P के जगह पर लेते हैं 5 और 5 का स्क्वायर मान लीजिए हमने लिया क्या 25, तो अगर 5 का स्क्वायर 5 से डिवाइड, देखिए 5 के टेबल में 25, मतलब 25 5 की पहाड़ा में जब आता है तो 5 भी 5 की पहाड़ा में आएगा, ये बात है, कंफर्म है। तो हम वही लिखते हैं कि P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन P इज डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब कि अगर मैंने P के जगह पर 5 का स्क्वायर लिया, मतलब 25 लिया, तो 25 से अगर 5 से 25 कट सकता है तो 5 भी 5 से कट सकता है। तो इसी चीज को हमें लैंग्वेज में लिखनी होती है। तो क्या करेंगे, अब अगला चीज लैंग्वेज में लिखिए कि P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन P is also divisible by 5। अगर P स्क्वायर 5 से कट जाता है, इसका मतलब कि 25 अगर 5 से कटेगा तो 5 भी 5 से कट जाएगा। एक इक्वेशन हमारा क्या हुआ, ये हुआ। इस इक्वेशन का फर्स्ट नाम देते हैं हम। आगे हम लेट करते हैं एक चीज, क्योंकि हमें इस चीज को क्या करना है, गलत प्रूफ करना है। हमें इरेशनल बताना है कि जो √5 है वो एक रेशनल नंबर नहीं है, वो एक इरेशनल नंबर है। तो क्या करेंगे, लेट कर लेंगे फिर से। लेट P इज इक्वल्स टू 5R। अब यहां पर R क्या है, वेयर R इज ए रियल नंबर। क्या, R एक रियल नंबर है। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास P है, P की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। तो यहां पर लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में P की वैल्यू को रखिए। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन था क्या हमारा, फर्स्ट इक्वेशन ये था कि Q स्क्वायर बराबर में P स्क्वायर अपॉन में 5। तो अगर हम Q स्क्वायर को ऐसे रहने दें तो P के जगह पर हमने क्या लेट किया है, 5R। तो 5R का होल स्क्वायर अपॉन में क्या होगा, 5। तो Q स्क्वायर अपॉन में देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25R स्क्वायर अपॉन में क्या होगा, 5 से कटाइए इसे, हो गया 5 मर्त में, मतलब 25, 5 के टेबल में 25 5 मर्त में आता है। तो Q स्क्वायर अपॉन में क्या होगा, 5R स्क्वायर। ठीक है। अब एक चीज देखिए, अगर हमें R स्क्वायर निकालना होगा तो ये 5 मल्टीप्लाई में है, तो 5 मल्टीप्लाई में तो कहां चला जाएगा, डिवाइड में आएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि Q स्क्वायर अपॉन में 5 बराबर में हुआ क्या, R। अब एक चीज यहां से देखिए आप एक चीज यहां पर देखिए, क्या मैंने आपको पहले एक चीज बताई थी, क्या इसकी मीनिंग मैंने आपको समझाई है कि अगर P स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो P भी 5 से डिविजिबल होगा। इस सेम कंडीशन यहां पर भी बनता है कि जो Q स्क्वायर है अगर वो 5 से डिविजिबल है तो Q भी 5 से डिविजिबल होगा। उसको हमें किस में लिखना होता है, वर्ड के फॉर्मेट में। यानी लिखेंगे यहां पर कि इफ
क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, then q is also divisible by 5। अब एक चीज देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी क्या पहले, कि जो p और q है वो क्या है हमारे पास, एक को प्राइम नंबर है। और को प्राइम के केस में मैंने ये बताया था कि जो p और q है, जो p और q है वो सिर्फ किससे कटना चाहिए, मतलब कैसा नंबर हो, एक हो। एक के अलावा p और q को कोई भी नंबर नहीं काट सकती है। बट यहां पर हम अगर एक चीज देखते हैं तो यहां पर p स्क्वायर जो है वो एक से तो कट ही रहा है, मतलब जो 25 है वो एक से तो कट ही रहा है, 5 से भी कट रहा है, मतलब एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर हुए कि नहीं हुए, एक 5 हुआ और एक क्या हुआ, 1 हुआ। मतलब p और q को काटने वाली एक से ज्यादा नंबर हो गया। तो जब एक से ज्यादा नंबर हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो यहां पर लेट किया था कि ये √5 एक रेशनल नंबर है, वो हमारा एजम्पशन ही, मतलब जो हमने मानी थी, हमारा मानना ही गलत हो गया कि हमने राम को अच्छा लड़का माना था, बट राम अच्छा लड़का नहीं है। तो हम इसी चीज को, अपने ही मानी हुई चीजों को गलत प्रूफ कर दिया हमने। तो उसी चीज को क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे हम, वहां से प्रूफ हो जाएगा। यहां पर लिखे हैं क्या कि हियर P and Q is co-prime number, co-prime number, no any common factor, no any common factor other than 1 के अलावा इसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। यहां पर लिख देगा आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। मतलब कि जो हमने एजम्पशन मानी थी वो हमारा एजम्पशन मानना ही क्या हुआ, गलत हुआ। सो √5 इज not a rational number, rational number, it is a irrational number। क्या, जो √5 को हमने माना था कि वो रेशनल है, बट एक्चुअल में वो रेशनल नहीं है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। ये तो आपके पास क्या हुआ, √5 हुआ। √5 के अलावा अगर आपके पास √2 दे, √7 दे, √8 दे, √15 दे, तो इन सारे नंबरों को हम इसी तरह से क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, और एज्यूम करने के बाद इस तरह से उसे गलत प्रूफ कर देंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि √5 एक इरेशनल नंबर कैसे है। आगे के क्वेश्चनों की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। हमने जिस तरह प्रूफ ये किया था कि √5 एक इरेशनल नंबर है, उतना लंबा कंसेप्ट इसमें कभी नहीं इस्तेमाल होगा। बहुत ही 4 से 5 स्टेप का ये क्वेश्चन है। आपको इसमें लिखना ज्यादा होता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का भी नंबर मिलते हैं आपको। कैसे करेंगे देखते हैं। हम सबसे पहले इसको लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं कि एक रेशनल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम। क्या हम एज्यूम करते हैं कि 3 प्लस का 2√5 ये क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है। अब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि 3 + 2√5 जो है, अगर ये रेशनल है तो रेशनल P/Q के फॉर्मेट में होना चाहिए P/Q के फॉर्मेट में। कंडीशन मैंने एक बताई थी कि जो नीचे वाली वैल्यू है वो कभी भी 0 के बराबर में नहीं होगी। अगर नीचे वाली वैल्यू 0 के बराबर में होती है, इसका मतलब कि ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। P/Q का फॉर्मेट में अगर Q 0 हो गया तो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, इसलिए Q 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए। आगे क्या लिखते हैं हम, वेयर P and Q आर को प्राइम
को प्राइम नंबर, मतलब जो पी और क्यू नंबर है हमारे पास वो को प्राइम है। को प्राइम मैंने तुरंत पिछले वाले क्वेश्चन में समझा दिया था कि को प्राइम क्या होता है और कैसे पहचानेंगे। अब ये देखिए जब पी अपॉन में क्यू के फॉर्मेट में हो गया तो हम क्या करेंगे, 3 प्लस का 2√5 बराबर पी अपॉन में क्यू। ये 3 प्लस में है, इधर जाके माइनस होगा, मतलब 2√5 जो होगा पी अपॉन में क्यू और माइनस का होगा 3। अब एक और चीज देखिए, जो 2 है 2 तो रूट इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो √5 अब ये मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो अगर मैं इसको इस बार भेजू तो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, मतलब p अपॉन में q और माइनस का 3 और ये अपॉन में होगा 1 अपॉन में 2, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में जाएगा ये। अब यहां पर देखिए √5 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे तो p माइनस का 3q अपॉन में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6p। बताता हूं मैं कैसे होगा, ये हो जाएगा कितना 2p। तो देखिए अब ये क्या होगा, यहां पर हो जाएगा 2p माइनस का 6q अपॉन में 2p। मैंने क्या किया है 2q होगा, यहां मैंने इस 2 को आपस में मल्टीप्लाई किया अंदर में, तो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2q। 2q को 2q से डिवाइड कीजिएगा तो क्या बचेगा 1, तो 1 का मल्टीप्लाई p से कीजिएगा तो यहां पर p होगा। 1 से डिवाइड कीजिएगा 2 को तो 3 मर्द में जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 से तो 6q, ये हो गया। अब एक चीज ये देखिए, ये तो इरेशनल है और ये क्या है इरेशनल है, क्योंकि p माइनस का 6q अपॉन में 2p, ये हमारे पास p अपॉन में q के फॉर्मेट में है। कौन सा, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म p अपॉन में q के फॉर्मेट में है, बट ये तो हमने तुरंत प्रूफ किया था कि क्या ये इरेशनल है। तो RHS जो होगा ये नॉट होगा किसके, LHS के। मतलब यहां पर देखिए क्या दोनों तरफ आपस में बराबर है, नहीं है। क्यों नहीं है, तो अब इसका रीजन हम लिखेंगे कि वेयर √5 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर वी नो, हम जानते हैं कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है, और p माइनस का 6q अपॉन में 2q एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। सो combination of rational and irrational is always irrational, always irrational। हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास एक रेशनल नंबर हो और दूसरा इरेशनल नंबर हो तो वो कभी भी RHS जो होगा वो LHS के बराबर में नहीं होगा। तो जो कॉम्बिनेशन होता है वो रेशनल और इरेशनल का हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होगा। सो इसलिए हम लिख सकते हैं यहां पर कि 2 प्लस का 3√5 मतलब 3 प्लस का 2√5 इज इरेशनल नंबर। क्या कि जो 3 प्लस का 2√5 है वो एक इरेशनल नंबर है, ना कि इरेशनल नंबर है। तो इस तरह से अगर हमारे पास सिर्फ सिंपल में √5 नहीं है, √7 नहीं है, √20 नहीं है, तो उसको हम रेशनल और इरेशनल का फॉर्मेट पर ले आएंगे और उसे हम इरेशनल प्रूफ कर देंगे। आई होप कि ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम अपने आगे के सवालों की तरफ कि आगे का क्वेश्चन हमारा सवाल नंबर 3 का जो फर्स्ट है ये बहुत आसान है, हमें इतना लिखने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी, कुछ ही स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, 1 अपॉन में √2 जो है हमें बताना है कि ये इरेशनल है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे क्या, इसके अपोजिट हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो हम रेशनल लोड करेंगे। तो लेट 1 अपॉन में 2 इज रेशनल नंबर, क्या रेशनल नंबर है। अब जब 1 अपॉन में √2 को हमने मान लिया कि ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, तो हम रेशनल के फॉर्मेट में लिखेंगे, मतलब p अपॉन में q के फॉर्मेट में अगर कोई नंबर है तो वो क्या कहलाएगा, वो रेशनल कहलाएगा। आपको भी ये बात पता है अच्छे से। अब एक और कंडीशन यहां पर था कि जो q होगी, मतलब कि जो p अपॉन में q के फॉर्मेट में होगा, नीचे वाली वैल्यू कभी 0 के बराबर में नहीं हो सकती, q नॉट इक्वल टू 0।
P और Q है क्या, कैसा नंबर है, तो वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। कुछ बच्चे सोचेंगे पता है क्या, कि क्या हमें ये लिखना जरूरी है, कंस्ट्रक्शन है, लिखोगे तो नंबर फुल मिलेंगे, एक भी मार्क्स 0.5 मार्क्स भी नहीं कटेंगे जब इस तरह से आप कंस्ट्रक्ट करके लिखोगे तो, ठीक है। अब आइए, मैं अगर इसका मल्टीप्लाई से करूं और इसका इससे करूं, तो इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो क्या होगा, √2p बराबर में q। p जो है √2 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो मैं इसको यहां भेजूंगा, तो √2 बराबर में हो जाएगा q अपॉन में p, ठीक है। अच्छा एक चीज मुझे बताइए कि ये एक इरेशनल नंबर है, √2 एक इरेशनल नंबर है, और हम ये जानते हैं कि अगर कोई भी नंबर p अपॉन में q के फॉर्मेट में हो और q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर में हो, या q अपॉन में p के फॉर्मेट में, तो वो रेशनल कहलाता है। मतलब ये तो हमारे पास इरेशनल हुआ, और ये हमारे पास क्या हुआ, रेशनल हुआ। मतलब क्या यहाँ पर LHS जो है, LHS क्या वो RHS के बराबर में है, नहीं है ना, नॉट इक्वल टू, मतलब LHS नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS। मतलब एक रेशनल और एक इरेशनल है, दोनों आपस में बराबर नहीं है, बट यहां पर क्या कर रखा है कि बराबर है, तो ये तो गलत हो गया ना, ऐसे ही गलत हो गया। तो इस चीज को हम यहां पर लिख देंगे कि वेयर, यहां पर लिखो एज वी नो दैट √2 इज इरेशनल नंबर एंड q अपॉन में p इज रेशनल नंबर, अब मैंने तुरंत आपको एक चीज बताई थी कि जब भी रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है तो हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो यहां पर हम उसी चीज को लिख देंगे कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल is always irrational. So 1 upon में √2 is not a rational number, जो 1 अपॉन में √2 है वो एक रेशनल नंबर नहीं है। तो मान लीजिए कि मैं आपसे एक चीज कहूं कि आप अच्छे लड़के नहीं है, इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, सीधे तौर पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप एक गंदे लड़के हैं। तो उसी तरह से 1 अपॉन में जो √2 है एक रेशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा ये कि हम किस तरह से अगर रूट वाली वैल्यू है तो उसको इरेशनल कैसे प्रूफ करेंगे, दो प्लस माइनस के साथ जुड़ी हुई है तो उसको इरेशनल कैसे प्रूफ करेंगे, अगर फ्रैक्शनल में हमारे पास कोई नंबर्स हैं तो उसको हमें कैसे इरेशनल प्रूफ करना है। आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगले का क्वेश्चन हमारा क्या है। सवाल नंबर जो थर्ड का सेकंड सवाल है वो 7√5 है। हमें ये बताना है कि इसमें ये एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल हमें प्रूफ करना है तो हम ऑपोजिट लेट कर लेंगे, इसे क्या लेट कर लेंगे, लेट 7√5 एक रेशनल नंबर है, क्या है, रेशनल नंबर है। लेट 7√5 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा कि अगर कोई नंबर रेशनल है इसका मतलब क्या होगा कि वो जो उसका फॉर्मेट होना चाहिए वो p अपॉन में q का फॉर्मेट होना चाहिए, और p अपॉन में q का फॉर्मेट हो तो कंडीशन एक आती है कि q 0 के बराबर में कभी नहीं होना चाहिए, q 0 के बराबर में होगा इसका मतलब ये रेशनल नहीं होगा। p और q क्या है, तो p और q कैसे नंबर है, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर। आपको यहां पर ये चीजें लिखनी पड़ेंगी, कंस्ट्रक्शन का नंबर फुल मिलेगा आपको जब ये चीज लिख देंगे। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 7 + √5 बराबर p अपॉन में q,
तो एक चीज देखिए, 7 यहां पर क्या है, मल्टीप्लाई में रूट 5 के साथ, तो मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में जाएगा, यानी रूट 5 जो होगा वो p अपॉन में 7q होगा। अब एक चीज मुझे ये बताइए कि हमें भी पता है कि रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है और p अपॉन में 7q एक क्या है, इरेशनल नंबर है। तो क्या जो LHS है वो RHS के बराबर में है? नहीं है ना। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, यानी जो इरेशनल नंबर है वो कभी भी रेशनल नंबर के बराबर में नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, यहां पर लैंग्वेज एक लिख देनी है और आपको 3 नंबर मिल जाएगा यहां पर। तो क्या लिखना है लैंग्वेज में, वो देखिए, वेयर या हियर लिखिए, यहां वेयर नहीं हियर। एज वी नो दैट, हम जैसे जानते हैं कि एज वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर एंड p अपॉन में 7q इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब रूट 5 एक इरेशनल है और एक रेशनल है। तो कॉम्बिनेशन रेशनल और इरेशनल का हमेशा इरेशनल होता है। यहां पर लास्ट स्टेप में लिखे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज, देखिए रेशनल की जगह पर r लिखा मैंने, इरेशनल की जगह पर i लिखा, इज ऑलवेज irrational, so 7 root 5 is not a rational number। ये हमारे पास जो 7 रूट 5 है वो एक रेशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब वो कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर है। मैंने पीछे ही बताया था कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक अच्छे लड़के नहीं है, इसका मतलब वो सीधा सा मेरा कहना है कि आप एक अच्छे लड़के नहीं है, मतलब गंदे लड़के हैं। तो हमें यहां पर बता दिया मैंने कि जो 7 रूट 5 है वो एक रेशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब वो इरेशनल नंबर है और हमें इस तरह से इसे प्रूफ करना है। लास्ट सवाल है आपका, देखिए थर्ड, कि 6 प्लस का रूट 2 आपको बताना है कि ये इरेशनल है। इरेशनल नंबर है, हम लेट कर लेंगे इसके ऑपोजिट, लेट 6 प्लस का रूट 2 इज रेशनल नंबर। कैसा है ये नंबर, रेशनल है, रेशनल नंबर है, इज ए रेशनल नंबर। अब आपको भी पता है कि अगर 6 प्लस रूट 2 रेशनल है तो वो p अपॉन में q के फॉर्मेट में होना चाहिए। कंडीशन के अकॉर्डिंग q 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए। जब q 0 के बराबर नहीं है तो एक चीज और है यहां पर कि p और q एक को प्राइम नंबर है। क्या है, को प्राइम नंबर है। तो अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए, रूट 2 ये प्लस में है 6, तो बॉर्डर के जब उस पर भेजेगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब p अपॉन में q माइनस का 6 होगा, इसका अपॉन में 1 है, तो रूट 2 बराबर में p, इसका मल्टीप्लाई से तो 6q और अपॉन में q। अब एक चीज देखिए, जो रूट 2 है वो एक इरेशनल नंबर है और जो ये है जो p अपॉन में q के फॉर्मेट में वो एक रेशनल नंबर है। तो ये दोनों चीजें आपस में बराबर नहीं हो सकती कभी, इरेशनल रेशनल के बराबर में नहीं हो सकता कभी। यानी यहां पर जो LHS हमारा है वो RHS के बराबर में नहीं है। तो जब LHS RHS के बराबर में नहीं है, इसका मतलब प्रूफ हो गया कि हमारे पास जो 6 प्लस रूट 2 है वो एक इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है। हमें इसको कैसे करना होगा, तो हमें इसको लैंग्वेज के फॉर्मेट में लिखना होगा। क्या लिखना होगा लैंग्वेज, मैं बताता हूं आपको, देखिए करके लिखिए आप कि हियर एज वी नो दैट, एज वी नो दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर एंड p माइनस का 6q अपॉन में q, p माइनस का 6q अपॉन में q इज रेशनल।
नंबर। हमें दिख रहा है सीधा सीधा कि जो P अपॉन Q के फॉर्मेट में है वो तो रेशनल है, और जो ये सिंपल सिंपल सा दिख रहा है तो इरेशनल है, क्योंकि हमने पीछे भी इसे प्रूफ कर दिया। तो अब लिख देंगे कॉम्बिनेशन, सो कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल always irrational। सो कितना हो जाएगा, 2 प्लस का 6 प्लस का √2, 6 प्लस का √2 इज नॉट इरेशनल। अगर इरेशनल नहीं है इसका मतलब क्या है, ये इरेशनल है। आई होप 1.2 के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 करके समझ में आ गया होगा। इसे आप प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और इसे आप नोट कीजिए। मिलते हैं आगे की वीडियो में अगले लेक्चर और अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट जरूर करें ताकि मैं देख पाऊं कि चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।